हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। देखो, आज हम लोग बात करेंगे मिश्रित ग्रंथि की, यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड। देखो, आमतौर पे जो ग्लैंड्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, या तो एक्सोक्राइन होती हैं यानी कि बहिस्रावी, और या फिर इंडोक्राइन होती हैं यानी कि अंतःस्रावी। ठीक है। लेकिन हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां ऐसी भी होती हैं जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का सम्मिलित रूप होती हैं, यानी कि दोनों ग्रंथियां जो होती हैं वो एक ही ग्लैंड में पाई जाती हैं। समझ गए। तो इन ग्रंथियों को हम लोग मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो अगर हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, पाचन की बात कर रहे हैं, तो पाचन में मैंने आपको लास्ट वीडियो में सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बताया था, लाल ग्रंथि के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड की, जिसका नाम है पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। और ये जो ग्रंथि होती है वो क्या होती है, मिश्रित होती है। समझ गए। तो सिंपली वे में आप ये समझ लो कि वे ग्रंथियां जिसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन यानी कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां मिक्स होती हैं, यानी कि सम्मिलित रूप से पाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। दोज ग्लैंड constituted by endocrine or exocrine both of glands, that is gland is known as mixed gland। समझ गए। अब देखो, अगर हम बात करते हैं पैंक्रियाज की, तो देखो पैंक्रियाज जो है वो एक पिंकिश यानी कि पिंक कलर की, गुलाबी रंग की, लोब्यूलेटेड यानी कि पिंडाकार, ये गुलाबी रंग की होती है, पिंडाकार, इसमें बहुत सारे पिंड होते हैं। ठीक है। और ये 2.5 से 3 सेंटीमीटर ये वाइड होती है यानी कि चौड़ी होती है, और 10 से 12 सेंटीमीटर ये क्या होती है, लंबी होती है। समझ गए। ये गुलाबी रंग की पिंडाकार ग्रंथि होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, और 2.5 से 3 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है। ये ग्लैंड हमारी जो छोटी आंत है उसकी पहली ग्रहणी जो भाग है उससे कनेक्ट होती है। समझ गए। अब अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में या इसकी जो मिश्रित ग्रंथि है उसके बारे में, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। देखो, अगर हम पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय की बात करते हैं, तो इसके दो मेन पार्ट हैं। एक आपका क्या हो जाएगा, एक्सोक्राइन, और एक हो जाएगा क्या, इंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है, बहिस्रावी, और इंडोक्राइन का मतलब क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी। समझ गए। अब ये दोनों जो ग्लैंड हैं ये इसमें सम्मिलित रूप से पाई जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक्सोक्राइन की, तो देखो जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो इसमें होता है 85%, और जो इंडोक्राइन पोर्शन है ये आपका होता है 15%, यानी कि 85% जो है ये आपका जो भाग है वो एक्सोक्राइन को शो करता है, बहिस्रावी ग्रंथि को शो करता है, और 15% जो है वो अंतःस्रावी। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं बहिस्रावी। देखो, बहिस्रावी जो पार्ट है ये जो अग्नाशय ग्रंथि है इसके आप कह सकते हैं परिधीय भाग पर फैला होता है, यानी कि जो अग्नाशय ग्रंथि है उसके बाहरी भाग में ये पिंडाकार संरचनाएं होती हैं, लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसमें बहुत सारे, ठीक है, छोटे बड़े लोब्स होते हैं जिनको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एसिनाई, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं पैंक्रियाटिक लोब्यूल। समझ गए। हम किसी एक लोब्यूल को अगर देखें तो देखो, अगर हम पर्टिकुलर किसी एक लोब्यूल की बात करें तो देखो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से इसमें
लोब्यूलर सेल होती हैं, ऐसे ये, ठीक है। तो ये आपका एक सिंगल हो गया एसिनाई, ये इसका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। और इसमें ये जो सेल्स हैं ये आपकी कहलाती हैं पैंक्रियाटिक सेल्स, ठीक है। ये जो पैंक्रियाटिक सेल्स हैं ये एक्चुअली में सेक्रीट करती हैं पैंक्रियाटिक जूस। जो एसिनाई है वो आपका एक अग्नाशयी पिंड, मैंने आपको समझाया है। इस तरह के बहुत सारे पिंड, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि में क्या होता है, परिधीय भाग पर फैले होते हैं। अगर हम पर्टिकुलर एक पिंड की बात करें तो इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में एसिनाई बोलते हैं, ये इसका प्लूरल फॉर्म है। और अगर सिंगुलर में बोलेंगे तो एसिनस, समझ गए। ये जो पिंड होते हैं वो पैंक्रियाटिक सेल से बने होते हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो सीधी सी बात है इसका जो भी सब्सटेंस होगा, जो भी पदार्थ होगा वो नलिका के द्वारा स्रावित होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो सेल्स हैं वो पैंक्रियाटिक जूस इसका सेक्रेशन करती हैं। ये जो पैंक्रियाटिक जूस है इसका ये सेक्रेशन करती हैं, और अपना जो सेक्रेशन है वो पहले तो स्मॉल डक्ट्यूल यानी कि छोटी नलिकाओं में भेजती हैं। फिर ये जितने भी लोब्यूल्स होते हैं इनकी जो छोटी नलिकाएं हैं ये आपस में कंबाइन हो जाती हैं, और कंबाइन होकर फिर ये एक कॉमन डक्ट बनाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। तो जितना भी पैंक्रियाटिक जूस है जो लोब से बनता है ये सारा का सारा पहले स्मॉल डक्ट्यूल में आता है, फिर सारी की सारी स्मॉल डक्ट्यूल आपस में मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती हैं, एक सह नलिका बनाती हैं जिसको अग्नाशयी नलिका या पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, समझ गए। अब ये जो डक्ट है ये माइग्रेट करते हुए जो छोटी आंत का ग्रहणी भाग है यानी कि डियोडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर ये ओपन होते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो डियोडिनम है वहाँ पर लीवर के द्वारा हेपेटिक डक्ट भी ओपन होती है, समझ गए। तो होता क्या है कि जो पैंक्रियाटिक डक्ट है और हेपेटिक डक्ट ये दोनों एक ही प्लेस पर ओपन होते हैं, और जब ये ग्रहणी में या डियोडिनम में ओपन होने लगते हैं तो वहाँ पर ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट है इसमें दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, एक तो आपका हेपेटिक डक्ट होती है और दूसरी कौन सी होती है, पैंक्रियाटिक डक्ट, समझ गए। तो ये दोनों डक्ट आपस में कंबाइन होकर हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं, और फिर ये ओपन होती है कहाँ पर, ओपन इन डियोडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आया समझ में, बात समझ में आई। तो अगर हम एक्सोक्राइन की बात करते हैं तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है वो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है उसके द्वारा पैंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करती है, और ये जो पैंक्रियाटिक जूस है वो पैंक्रियाटिक जो सेल्स हैं जो कि एसिनाई बनाती हैं, पैंक्रियाटिक लोब्यूल बनाती हैं, उससे ये सेक्रेट होता है। ये जूस पहले तो पैंक्रियाटिक डक्ट से कहाँ जाता है, कॉमन डक्ट में, जिसको हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। इसमें यकृत के द्वारा निकलने वाली यकृत वाहिनी और अग्नाशय से निकलने वाली अग्नाशय वाहिनी, ये दोनों कंबाइन होते हैं, और फिर ये ओपन हो जाते हैं कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम पार्ट में, यानी कि छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, समझ गए, क्लियर। अब देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पैंक्रियाटिक जूस की, समझ गए,
तो देखो पैंक्रियाटिक जूस जो है वो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है। अगर हम पैंक्रियाटिक जूस की बात कर रहे हैं तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है जिसमें वाटर होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। समझ गए? तो अगर हम यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको उसको भी समझा देता हूँ। देखो देखो अगर हम पैंक्रियाटिक जूस की बात करते हैं इसको क्या बोलेंगे? अग्नाशय रस। देखो आपको मैं बता दूं, अग्नाशय रस जो है वो पूर्ण पाचक रस है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। और उसका रीजन क्या है वो अभी आपको समझ में आएगा। देखो पैंक्रियाटिक जूस जो है इसमें लगभग 92% होता है वाटर। ठीक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोडियम, ये आपका होता है आयंस। ठीक, उसके बाद एंजाइम्स। अब अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं, देखो 4 श्रेणी में होते हैं। पहले आपके हो गए प्रोटियोलिटिक एंजाइम, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रोटीन पाचक एंजाइम। अब प्रोटीन पाचक एंजाइम का मतलब समझ में आ ही रहा होगा, यानी कि प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम। क्लियर है? इसमें आपके जनरली जो एंजाइम होते हैं उनमें आपका आता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। नंबर 2 पे आपका आता है एमाइलेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। फिर आपका आता है लाइपेज जो वसा को पचाते हैं, लिपिड को पचाते हैं। और नंबर 4 पे आपका आता है न्यूक्लियेजेस जो न्यूक्लिक अम्ल को पचाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जो पैंक्रियाटिक जूस है इसमें प्रोटीन को पचाने वाले, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले, वसा को पचाने वाले और न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए को पचाने वाले सभी पदार्थों को पचाने वाले एंजाइम क्या होते हैं? शामिल होते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पूर्ण पाचक रस। आया समझ में? क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपको जो पहला पोर्शन बताया वो एक्सोक्राइन के बारे में था। और एक्सोक्राइन रिप्रेजेंट करता है किसको? पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स को। पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स पैंक्रियाटिक जूस निकालते हैं और पैंक्रियाटिक जूस एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पदार्थों को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। आया समझ में? क्लियर है? अब देखो हम लोग बात करेंगे नंबर 2 पार्ट की और इसका नाम क्या हो जाएगा? एंडोक्राइन, यानी कि अंतःस्रावी पोर्शन। जो इसका अंतःस्रावी पोर्शन है वो आपका पार्ट हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? इसको रफ कर दे रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। देखो अब हम लोग बात करेंगे एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी पोर्शन की। देखो अंतःस्रावी पोर्शन का मतलब क्या है? इसमें डक्ट नहीं पाई जाएंगी। समझ रहे हैं? अंतःस्रावी का मतलब ही हो गया डक्टलेस, यानी कि इससे जो भी पदार्थ स्रावित होंगे वो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? ब्लड में, रुधिर में। समझ गए? अब देखो अगर हम एंडोक्राइन की बात करते हैं तो इसमें तुम्हारे आते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये इसका पोर्शन होता है। मतलब इसको लैंगरहैंस के द्वीप समूह बोलते हैं। तो जितने भी आपके एक्सोक्राइन के पिंड होते हैं, इन पिंड के बीच बीच में कोशिकाओं का एक समूह होता है। बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स
कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, और ये एज ए क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन करते हैं। समझ गए, बात समझ में आई। अब देखो अगर हम इसमें जो आप कर सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे समझें, ग्रुप्स ऑफ सेल्स ऐसे नहीं हो सकते हैं, ये कोशिकाओं का क्या है, एक समूह होता है। तो अब अगर हम इसको कोशिकाओं को अगर हम डिवाइड करें तो देखो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। देखो सबसे पहली जो सेल होती है वो आपकी कहलाती है अल्फा सेल। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा सेल। हिंदी में भी इसको अल्फा सेल ही बोलेंगे। अगर हम टोटल सेल की बात करें तो अल्फा सेल के परसेंटेज होता है 25%। ये पूरी कोशिकाओं का 25% जो है होती हैं। और अगर हम द्वीप समूह की बात करें, लैंगरहैंस के द्वीप समूह की बात करें, तो ये जो अल्फा सेल्स होती हैं वो बाहरी किनारों पर स्थित होती हैं, यानी कि पेरीफेरल, परिधीय क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा सेल कितनी हो गई, 25% सिचुएटेड पेरीफेरल रीजन ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आया समझे। तो ये पेरीफेरल रीजन जो होता है वहां पर ये जो होती हैं वो स्थित होती हैं। समझ गए। अब काम क्या करेंगी, अल्फा सेल का काम क्या होगा, तो आपको यहां पर बता दें कि जो अल्फा सेल है ये ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स जो है उसको सेक्रेट करती हैं। ठीक है, इनका सेक्रेशन किसके लिए होता है, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन ये क्या होता है, हार्मोन्स होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है इसका फंक्शन क्या होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना। आप ऐसा समझ लो कि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की उपापचयी क्रियाएं होती है। इसको मैं अभी आपको दूसरी सेल बताने के बाद और डिटेल में समझा दूंगा। समझ गए। अब देखो नंबर 2 सेल जो होती है वो आपकी होती है बीटा सेल। जो सेकंड सेल है वो क्या कहलाएगी, बीटा सेल। ठीक है, बीटा सेल। इसको हिंदी में भी वही बोलेंगे। इसका सिंबल आपका ये हो गया बीटा, इसका हो गया अल्फा। अब देखो अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स में इसका परसेंटेज देखें तो देखो 65%। सबसे ज्यादा ये कोशिकाएं होती हैं, मैक्सिमम नंबर में पाई जाती है 65%। होल नंबर ऑफ जो परसेंटेज है सेल का उसमें 65% ये होती है। ठीक। अब पोजीशन कहाँ पर पाई जाती है, तो देखो आपको मैंने बताया कि जो अल्फा सेल है वो पेरीफेरल रीजन में होती है, यानी कि परिधीय भाग में होती है, बाहरी भाग में होती है। और बीटा सेल जो होंगी वो कहाँ होंगी, सेंटर पोर्शन, यानी कि ये कहाँ होंगी, केंद्रीय भाग में होगी। तो बाहरी भाग में आपकी हो गई कौन, अल्फा सेल, और बीच का जो भाग है उसमें कौन सी होती है, बीटा सेल। और इनका परसेंटेज आप देख रहे हैं 65, सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं इनके। क्लियर होगी बात। अब सेक्रीशन किसका करेंगी, तो ये सेक्रीशन करती है बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन, शायद आप लोग उसका नाम जानते होंगे, इंसुलिन। ये इसका सेक्रीशन करती है। और इंसुलिन का नाम आप लोग जानते हैं। ये इंसुलिन हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा शर्करा होती है, जो एक्स्ट्रा शुगर होती है, उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लाइकोजन में। समझ गए। और आप ये भी जानते हैं कि इन केस अगर किसी व्यक्ति में इंसुलिन का सेक्रीशन स्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो बॉडी है, शरीर है, उसमें ग्लूकोज का जो परसेंटेज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है।
और ऐसी कंडीशन में कौन सा रोग होता है? डायबिटीज़, मधुमेह। क्लियर है? तो ये जो हार्मोन्स है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है और इसकी कमी से आप जो लेटेस्ट जो डाटा हैं उसमें ये कहा गया है कि इंडिया में हर 10वां व्यक्ति डायबिटीज़ का पेशेंट है। तो क्यों है? उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से निकलता है और ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब देखो, अभी मैंने तुम लोग को ग्लूकेगॉन के बारे में बताया, दूसरा नंबर आपको इंसुलिन के बारे में बताया। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट मीन्स कैसे? अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कार्य के आधार पर ये दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। आप इसको ऐसे समझ लो। देखो मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ। देखो इसको आप इस तरह समझ लो। देखो ग्लूकोज चेंज होगा किसमें? ग्लाइकोजन। और यहां पर कौन सा हार्मोन यूज होगा? इंसुलिन। ठीक। और ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लूकोज में। यहां पर कौन सा हार्मोन होगा? ग्लूकेगॉन। ये आपका जो पॉइंट है वो शो करेगा किसको? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट का क्या है? उपापचय ये प्रोसेस है और ये हमारे शरीर में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, एक इम्पॉर्टेंट जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? जितना भी भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है? शुगर में। आप सभी जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो जब मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा, डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो जब मैं आपको समझाऊंगा तो उसमें आपको ये पता चलेगा कौन कौन से एंजाइम इसमें यूज़ होते हैं। फिलहाल आप इतना समझ लो कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं वो अल्टीमेटली शर्करा में, शुगर में कन्वर्ट होता है। ठीक। अब जो शुगर हमारी वाइटल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो गई वो तो खर्च हो गई, लेकिन जो शुगर वाइटल एक्टिविटीज़ में खर्च नहीं होती है वो हमारे ब्लड में क्या होती है? बच जाती है। अगर उस बची हुई शुगर को हम क्या करें? कन्वर्ट ना करें या फिर एग्जिट ना करें तो दोनों ही कंडीशन में जो हमारा ब्लड है वो गाढ़ा होने लगता है। यही बीमारी आपकी डायबिटीज़ होती है। समझ गए? तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में जितना भी ग्लूकोज इंक्रीज हुआ, एक नॉर्मल कंडीशन में जितना भी ग्लूकोज इंक्रीज हुआ वो इंसुलिन की प्रेजेंस में बदल जाता है किसमें? ग्लाइकोजन में। अब मान लो एक कंडीशन ये हो गई कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगा, तो जो ग्लूकोज का लेवल कम होगा तब भी दिक्कत होगी क्योंकि ये एनर्जी एल्डिंग एलिमेंट है, ऊर्जा देता है। तो क्या होगा? ग्लूकेगॉन क्या करेगा? ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लाइकोजन कहाँ रहता है जो कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका बहुत सिंपल सा आंसर है, ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में क्या है? एक रिजर्व एनर्जी मटेरियल है, आरक्षित ईंधन। और ये हमारे शरीर में जो लीवर होता है, यकृत होता है, उसमें ये संचित रहता है। समझ गए? तो जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो इंसुलिन के द्वारा ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लाइकोजन हमारा रिजर्व फूड होता है, आरक्षित भोजन होता है जो लीवर में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो ऐसी कंडीशन में ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकेगॉन के द्वारा, और इस तरह से ये जो बैलेंस है वो प्रॉपर वे में हो जाता है। क्लियर? अब इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, तो शर्करा का बढ़ना नुकसानदायक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर एक बीमारी होगी और वो बीमारी क्या होगी? डायबिटीज़। आ गया समझ में? क्लियर? फिर देखो हम लोग बात करेंगे नंबर 3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर 3 जो सेल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा सेल। क्या बोलेंगे? डेल्टा सेल। ठीक। और इसका टोटल नंबर जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 10%।
10%। समझ गए? तो ये जो डेल्टा सेल है ये 10% जो होती है वो पाई जाती है। अब जाहिर सी बात है कि ये सेल कहाँ पर होंगी? तो देखो, जो पेरीफेरल वाला भाग है उसमें तो अल्फा सेल हो गई, सेंटर पे कौन सी हो गई? बीटा सेल। तो जो डेल्टा सेल होती है ये अल्फा सेल का जो एरिया है उसी में बीच बीच में पाई जाती है, यानी कि अल्फा सेल पेरीफेरल जो एरिया है उसी के बीच बीच में ये स्थित होती हैं और कम नंबर में पाई जाती हैं। इनका केवल 10% नंबर होता है और ये एक ग्रोथ इनहिबिटर यानी कि वृद्धि रोधक हार्मोन्स को सेक्रेट करती हैं जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। ये आपका हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन। समझ गए? तो ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है यानी कि वृद्धि रोधक हार्मोन्स है जो डेल्टा सेल के द्वारा क्या होता है? सेक्रेट होता है। क्लियर हो गई बात समझ में आई? तो ये 3 कोशिकाएं आपकी मेन है, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। आधुनिक जो खोजें हुई, जो आधुनिक जो रिसर्च हुए उसमें वैज्ञानिकों ने ये भी देखा कि इसमें एक चौथे टाइप की भी सेल्स होती है, लेकिन ये जो चौथे टाइप की सेल्स है ये बहुत माइन्यूट नंबर में होती है, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म नंबर में, बहुत कम संख्या में होती है, लगभग मान के चलो मैक्सिमम 1% तक। समझ गए? तो ये जो सेल्स हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एफ सेल। नंबर 4 नंबर पे जो होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं एफ सेल और इनका जो परसेंटेज है वो बहुत मिनिमम होता है, मिनिमम परसेंटेज होता है। समझ गए? ऐसा माना जाता है कि ये जो कोशिकाएं हैं ये आपका जो अल्फा और बीटा सेल है, अल्फा और बीटा सेल यानी कि सेंटर का पार्ट और पेरिफेरल पार्ट, इन दोनों के बीच में स्थित होती हैं और इनके द्वारा एक पदार्थ, एक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम लोग पीपी फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीपी फैक्टर। अब यहां पीपी का फुल नेम क्या है? पी फॉर पैंक्रियाटिक और दूसरे पी का मतलब पॉलीपेप्टाइड। समझ गए? जो पीपी है इसमें आपका क्या हो जाएगा? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो ऐसा मतलब आधुनिक जो रिसर्च है उसके द्वारा पता चला, इसको पीपी फैक्टर के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में आपके ये 3 सेल्स मेन होती हैं। इनसे निकलने वाले जो पदार्थ हैं ये आपको अपने दिमाग में रखने हैं और इनका जो फंक्शन है ये आपको अपने दिमाग में रखना है। समझ गए? 10 सेकेंड आप ध्यान से इसको देख लो, फिर मैं आके आपको बताता हूँ। ठीक है? तो इस तरह से ये जो सेल्स के पार्ट हैं वो आपने देखे। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी और बता देता हूँ कि ये जो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है इसका जो फंक्शन होता है वो होता है पैंक्रियाटिक जूस के सेक्रीशन को क्या करना? रोकना। समझ गए? तो ये इनहिबिटर फैक्टर होता है फॉर सेक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। क्लियर? जो अग्नाशय रस है उसके स्रावण को ये क्या करता है? रोकता है। कौन? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। क्लियर? देखो इसमें जितने भी टर्म्स हैं जैसे अल्फा, बीटा, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, तो ये हिंदी में भी इसी नाम से पुकारे जाते हैं। तो हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देखेंगे तो वो इसको एज ए हिंदी टर्म में ही लिखेंगे। समझ गए? इसका कोई हिंदी टर्म आपको अलग से नहीं मिलेगा। समझ गए? ओके। तो आज मैंने आपको पैंक्रियास यानी कि मिल्क ग्लैंड जो है इसके बारे में जो कॉमन चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझ लो, पढ़ लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लेना। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे चैनल पे भी कमेंट्स कर सकते हैं या मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं।
जो स्टूडेंट इस ग्रुप में नए हैं या मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वो इसको अगर सब्सक्राइब करते हैं तो उनको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और उनको नए नए टॉपिक जो है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।